हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारा एक पार्ट हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नंबर 2 और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं पर काम के हैं, वो भी कर लेते हैं। उससे पहले टॉपिक हम लेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन। ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंबल क्या होता है ये, और एक तरफ क्या ले लेते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड। क्या लेते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है। आपको पिछली क्लास में याद होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है। जबकि पाई बॉन्ड कब बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग। साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है। दूसरी बात, इन्वॉल्व्स SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, SS ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल और PP ऑर्बिटल। ठीक है। जबकि पाई बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्स PP, PD एंड DD ऑर्बिटल्स। याद है ना, DD ऑर्बिटल्स। ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था कि याद करो, सिग्मा बॉन्ड में कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी, एक्सियल पे, एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, किस पे हो रही थी, एक्सिस पे। ठीक है, तो इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, मोर होता है। इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्या बनता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। ठीक है, तो एक ऐसा बॉन्ड होता है वीकर बॉन्ड। कैसा होता है, वीकर बॉन्ड। बात समझ में आई। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है इसमें, तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्गर। जबकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग क्या होता है, कम होता है, इसलिए कैसा बॉन्ड बनता है, वीकर। तो पाई और सिग्मा में कोई पूछे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फ्री रोटेशन about sigma bond is possible। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन होता है वो पॉसिबल होता है, जबकि फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल।
बात समझ में आई। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। इस पॉइंट का काम आएगा पता है कब? जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो ये था अपने पास कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए, इतना आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। अब इस पे एक छोटा टाइप चिल्लर मिल्लर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मान क्वेश्चन आता है, काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या करना है? काउंट करना है। काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको मान लिया किसने दे दिया C डबल बॉन्ड C, ये H और ये H और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बोलेगा बता इसमें सिग्मा टोटल पाई कितने हैं। ठीक है, ठीक है। आपको पता क्या होना चाहिए? क्या याद होना चाहिए कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। और कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो क्या होता है? पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इस कार्बन की बात करूं तो एक सिग्मा यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक यहाँ पे सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा आ गए? 3। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई? 2 पाई, तो पाई कितने आ गए? 2। तो 3 सिग्मा और 2 पाई। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, बताना इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं। तो देख सकते हो इसमें कहीं डबल बॉन्ड कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर नहीं है तो पाई तो 0 होगा, ये तो समझ में आता है। सिग्मा कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको यहाँ पे 3, 1 4, 2 6, 1 7, 8 9, 1 10, तो सिग्मा कितना आएगा? 10। ठीक है, 3 तो यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक ये 4, 2 6, 1 7 और 3 10, तो सिग्मा कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, ठीक है। 2-4 और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 2-4 एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो अपने पास क्या है? अपने पास ये ठीक है, ठीक है। बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। ठीक है, ठीक है। तो बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन यहाँ पे क्या रहता है? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। कोई पूछे सिग्मा बताओ, कोई पूछे पाई बताओ। तो पाई, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, तो पाई कितना हो गया? 3। ठीक है, ठीक है। कोई पूछे सिग्मा बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 तो अंदर है और ये 7 8 9 10 11 22, तो 12 सिग्मा यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास सिग्मा आ गया और ये आ गया अपने पास पाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सिग्मा और पाई का काउंटिंग हम ऑर्गेनिक में भी सीखेंगे पूरी डिटेल में। फिलहाल इतने एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक आई है और अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? शेल नंबर। क्या है? शेल नंबर। क्या है? शेल नंबर। ठीक है, ठीक है। शेल नंबर अगर n क्या हो? डिफरेंट हो, n इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर शेल नंबर बढ़ेगा क्या होगा? शेल नंबर अगर बढ़ेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर शेल नंबर बढ़ रहा है, मतलब सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो ऊपर से नीचे आने पे शेल नंबर बढ़ता है। अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो आपको मैंने पास मार्कर है, एक मार्कर, ये पूरा मार्कर दे दिया आपको। ठीक है, ठीक है। और एक पार्ट ये दे दिया, इतना पार्ट दे दिया। पूरे मार्कर को तोड़ना आसान है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो तोड़ना आसान है, लेकिन अगर मैं इतना पार्ट दे दूँ तोड़ने के लिए, देखो इतना पार्ट, तो क्या तोड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 1 1
2 2, 3 3, 4 4। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो इनमें n इज डिफरेंट, ये 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4 है। n क्या है? डिफरेंट है। n क्या है? डिफरेंट है। तो देखो इधर से इधर जाने पे शेल नंबर बढ़ रहा है। ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? 1 1 का, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का। 1 1 का क्या होगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। और इसका क्या होगा? सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्शनल नेचर। क्या है? डायरेक्शनल नेचर। क्या है? डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर कब देखते हैं? इफ n इज सेम, इफ n इज सेम। अगर n डिफरेंट है तो जो सबसे छोटा n होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। अगर डायरेक्शनल नेचर कब देखना है? जब n क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? n क्या हो जाए? सेम। ठीक है, ठीक है। याद करो फिर डायरेक्शनल नेचर। याद करो 4 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं हम। एक s कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। जबकि p d और f ये कैसा होता है? डायरेक्शनल। कैसा होता है? डायरेक्शनल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। देखो होता है डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर कब देखते हैं? जब n सेम हो। s होता है नॉन डायरेक्शनल, जबकि p d f कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। ठीक है, ठीक है। तो याद करो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन कर रहे हैं। बॉन्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। कौन सा है? सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन करना हो सिग्मा से तो बीबीटी यूज करते हैं, तो बीबीटी का यूज हमने कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें n सेम है। सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है? एसएस की ओवरलैपिंग से, एसपी की ओवरलैपिंग से और पीपी की ओवरलैपिंग से। तो जैसे मान लो आपने किसी ने पूछा 2s 2s 2p 2s 2p 2s 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 2p और 2p 2p। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो सबका शेल नंबर सेम है। ये 2 2 2 2 2 2। यहाँ से अगर नंबर निकाले तो 22, यहाँ से भी नंबर 22, यहाँ से भी नंबर 22, 22 22 22 है ना? है। तो अगर n सेम हो गया तो क्या देखोगे? डायरेक्शनल नेचर। s क्या है? नॉन डायरेक्शनल। अगर ये नॉन डायरेक्शनल है, अगर नॉन डायरेक्शनल है तो क्या ओवरलैपिंग अच्छी होगी? ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा? बिल्कुल कम होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है। अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? पीपी का। किसका होगा? पीपी का। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका कम क्यों हुआ? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है और नॉन डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती। अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो क्या होगा? वीक होगा। जबकि पीपी कैसे होते हैं? डायरेक्शनल, और दोनों डायरेक्शनल है। दोनों क्या है? डायरेक्शनल। इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा आता है फंडा लोन पेयर रिपल्सन। क्या आता है? थर्ड फैक्टर कौन सा आता है? लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर आता है अपने पास लोन पेयर रिपल्सन। अब इसमें क्या होता है? कुछ बातें ध्यान रखना है। लोन पेयर रिपल्सन ओनली यूज फॉर फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लोन पेयर रिपल्सन हर समय नहीं लगेगा, हर समय नहीं लगेगा। लोन पेयर रिपल्सन सब किसके लिए लगेगा? फोन के लिए। किसके लिए लगेगा? फोन के लिए। पहली बात। दूसरा, यूज व्हेन बोथ एटम हैव लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। पहली बात क्या कि लोन पेयर रिपल्सन कहाँ किसके लिए यूज होगा? फोन के लिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरी बात कब यूज होगा? तब होगा जब दोनों एटम पे क्या होगा? लोन पेयर। तीसरा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलपी रिपल्सन। ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, ठीक है। कैसे? तो जरा इसको एग्जांपल समझते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप, इस साइड वाले को नोट कर लीजिए, उस पर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मिटा दो ये, अरे बोलो, मिटा दो, मिटा दीजिए।
अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बोला कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बताना है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कार्बन कार्बन का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको कोई बात बताया, सबसे पहले कार्बन कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड और ये भी सेकेंड। सबका शेल नंबर क्या है, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ठीक है, शेल नंबर सेम है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आप देखो, क्या कहीं इनमें से कोई फोन तो नहीं है, फोन, कोई फोन तो नहीं है, FON, कोई फोन तो नहीं है, एक N है, एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखा है, 3। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से 3 यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब इस पर क्या होगा, एक लोन पेयर, इस पर भी क्या होगा, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 6 में से 2 यूज कर लिया, 2 बॉन्ड बना लिए ना, 4 बच गए। 4 के कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन, 2 1 2 1 2। ठीक है, ठीक है। तब तो इसको छोड़ दो इसमें, क्योंकि इसमें लोन पे रिपल्सन तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें लोन पे रिपल्सन लगेगा। तो ये तो समझ में 2 2 है, 2 2 है, 2 2 है। इसका तो अभी छोड़ दो बात, अब इसमें बात करते हैं जिसमें लोन पे रिपल्सन ज़्यादा हो, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बॉन्ड, इसमें लोन पेयर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, कार्बन का। कार्बन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन का। इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। तो ये आ गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्या आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा है। नोट कर लीजिए पहले एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, ठीक है। क्या सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, क्या है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। बताना है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन करेंगे सिग्मा से, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा रूल काम आता है, BBT। कौन काम आता है, BBT। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन किस पीरियड में, फर्स्ट, फ्लोरीन सेकेंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये सॉरी, ये ब्रोमीन 4th पीरियड में आता है, आयोडीन 5th पीरियड में। ठीक है, ठीक है। तो शेल नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है। तो जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन आपको पहले चेक करना लोन पे लोन, कहीं इनमें से फोन तो नहीं है, कोई है, फ्लोरीन है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो देखो फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 7 में से एक बॉन्ड बना रखा है, 6 बच गए होंगे, इस पे 3 लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, 3 लोन पेयर। तो मैंने बोला लोन पेयर रिपल्सन तब लगाना है जब फोन में से कोई आ जाए, इस 3 केस में लोन पेयर रिपल्सन लगाना है। दूसरा, जब दोनों एटम के पास लोन पेयर हो। क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड बना रखा है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं आएगा। तो क्या है पे लोन पेयर रिपल्सन काम आएगा, रिपल्सन काम आएगा नहीं, लोन पेयर रिपल्सन काम इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आई। तो फिर कैसे करेंगे, फिर वही जिसका शेल नंबर कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो शेल नंबर इसका कम है, ये 13 14 है 14, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ये समझ में, इसमें लोन पेयर रिपल्सन काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, याद रहे लोन पेयर रिपल्सन कब लगाते हैं, लोन पेयर रिपल्सन हम तभी लगाते हैं जब कोई फोन में हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या जब दोनों एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मिटा दीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सल्फर किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। ठीक है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, सबका
ए क्या है, सबका शेल नंबर, इसका शेल नंबर कम है, इसका शेल नंबर ज़्यादा है, तो जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन थर्ड फैक्टर देखो, लोन पेयर रिपल्सन, कहीं इसमें कोई फोन तो नहीं है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, तो इस पर 2 लोन पेयर आएगा, इस पर क्या आएगा, 2 लोन पेयर आएगा, दोनों एटम के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या इसमें लोन पेयर रिपल्सन देखेंगे? नहीं। लोन पेयर रिपल्सन किसके केस में देखेंगे? फोन के केस में। तो इसमें क्या लगेगा, एलपी रिपल्सन, एलपी क्या लगेगा, रिपल्सन। और जिसमें एलपी रिपल्सन लगेगा, जिसमें एलपी रिपल्सन लगेगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, एस का, एज कम्पेयर टू ओ। आया समझ में? आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई पूछे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? आइए डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन सेकेंड, ये थर्ड और ये थर्ड, ठीक है। फिर देखना है कहीं कोई फोन में से तो नहीं है, FON, नाइट्रोजन है ना, है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उस पर 1 लोन पेयर आता है, तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा, और इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। मतलब ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, फास्फोरस का, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वां बात करते हैं। अगला है कार्बन। बताना है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसके बीच में। देखो तो कार्बन किस में आता है, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो सबका क्या इसमें कोई फोन है, कोई फोन नहीं है, तो जिसका शेल नंबर कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, कार्बन का, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करा दिया गया। ठीक है। नोट करो, 2 क्वेश्चन और करते हैं, और वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 6 आपको देता है F2Cl2 Br2 I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है भाई। बताना किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 क्या ले सकते हो, F Cl बॉन्ड Cl, Br बॉन्ड Br, I बॉन्ड I। सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन करना हो या पाई को पाई से कंपैरिजन करना हो, कौन सा रूल काम आता है, VVT। ठीक है। अब बताना है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और फिफ्थ। ठीक है। फिर देखो कहीं फोन में से तो नहीं है, तो दिख रहा है फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर। इस पे भी कितने होंगे, 3 लोन पेयर। दोनों पे लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसके लोन पेयर रिपल्सन, एलपी रिपल्सन से रिपल्सन, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। हम ये तो बता सकते हैं कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन कितना कम होगी हम ये नहीं बता सकते। देखो शेल नंबर तो क्या है, होना क्या चाहिए, F2 का होना चाहिए, F2 का Cl2 फिर Br2 फिर I2, ये होना चाहिए, क्योंकि F2 का शेल नंबर कम है, जिसका शेल नंबर कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोन पे रिपल्सन की वजह से F2 जो होता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ये तो बता सकते हो कि F2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये आप नहीं बता सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा वैल्यू देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू। तो ये चीज़ देखा गया कि ये इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इसका तो क्लोरीन आएगा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर F2 और फिर I2, तो ये इसका ऑर्डर। आप ये तो बता सकते हो फ्लोरीन का कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये नहीं बता सकते। इसके लिए आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी। जब वैल्यू देखा गया तो फ्लोरीन यहाँ मिला। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, Cl2 का, उससे कम Br2, उससे कम F2 और सबसे कम I2। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। नोट कर लीजिए 6ठा क्वेश्चन। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7वां, जैसे मान लें HF H2 और HF बताइए किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर शेयर के साथ साथ कहते हैं HH लिखा है, ये HF लिखा है ना, है ये फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट और सेकेंड, नंबर कम है इसका ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है नीट में, एम्स में, मेंस में। ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा है, क्यों नहीं है। और सवाल ये उठता है क्यों नहीं है, तो इसका सही करेक्टर क्या होता है HH और HF। इसका सही ऑर्डर होता है HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू HH। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ड्यू टू मोर डेल्टा EN, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आता है, आयनिक करेक्टर। ठीक है, किसकी वजह से, आयोनिक करेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू मोर डेल्टा EN, इसके बीच का डेल्टा EN डिफरेंस का ज़्यादा आता है। डेल्टा EN डिफरेंस ज़्यादा आता है मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, है। इसके बीच का जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पोलर बॉन्ड है दोनों के बीच में। इस दोनों के बीच में क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड इस केस में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा कभी भी HH HCl आ जाए, HH HBr आ जाए, या HH HI आ जाए, तो इन सब केस में HCl HBr HI ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसके केस में अलग होता है, तो आपसे पूछ सकता है इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू मोर डेल्टा। अगला टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ पाई बॉन्ड का कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फैक्टर क्या होगा, इफ़ n इज व्हाट, डिफरेंट। अगर n की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर n क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। अगर n डिफरेंट होगा इसका मतलब क्या होगा, 2p। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, पाई बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपने पास 2p और अपने पास है 2p पाई, और अपने पास है 2p पाई और 3d पाई। ठीक है, तो देख सकते हो इसका नंबर कितना है, 22, इसका नंबर कितना है, 23। तो 22 जो नंबर कम है, शेल नंबर क्या है, कम, सेल नंबर कम है मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो 2p पाई की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2p पाई और 3d पाई से। ठीक है, क्योंकि शेल नंबर क्या है, डिफरेंट, जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर आता है इफ़ n इज सेम, n क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर n हमारा सेम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, समझो 2p पाई और 3d पाई। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, 2p पाई और 3d पाई। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें शेल नंबर क्या है, सेम 23, यहाँ पे भी 2 और 3 23। शेल नंबर सेम आ जाए तो क्या करना है, अब ज़रा समझो इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, अपने पास डायग्राम बना लेते हैं। ये 2p है, 2p याद है, 2p p, ये p बन गया, ये d है, क्या है, ये 2p बना दिया, और ये 3d, d में क्या आता है, लोब बिटवीन आता है। ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा है। एक मिनट, 2p पाई, ये 3p पाई है, 3p पाई है, क्या है, 3p पाई। ठीक है, तो ये 2p बन गया, वैसे 3 ये पाई बना सकते हो, ये क्या बन गया, 3p। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बना के ये 2p बना दो पहले, ये बन गया 2p। डंबल याद है ना, p डंबल होता है, क्या होता है, डंबल। ये भी क्या बन गया, डंबल, लेकिन इस बार ये कौन है, 3p, कौन है, 3p, ये 2p है। ठीक है, तो ये 2p, और ये कौन है, d। तो d में कहाँ आता है, बिटवीन द लोब आता है, कहाँ आता है, बिटवीन द लोब। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करते देखो, ये भी 2p है, ये भी 2p है, तो इसको एक ही बना देता हूँ मैं, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये भी 2p है, ये भी 2p है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाकर तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 2p है, 2p सेम है, और ये 3p है, 3d है। तो ये क्या करता हूँ मैं, क्योंकि d के कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बनाया मैंने 3d, और ये कौन है, 2p, और ये कौन है, 3p। ये कौन है, 3p। तो ये 3d बन गया। अब 3d में मैं 3p बनाता हूँ, p कैसा होता है, डंबल, तो ये बन गया डंबल, ये कौन हो गया, 3p। ठीक है,
अब जब दोनों को ओवरलैपिंग कराओगे तो इसका P जाके इसे किसे टकराएगा, 3P से टकराएगा, 3D से पहले टकराएगा, तो 3D से टकराएगा क्योंकि ये फ्लैट होता है, तो ये जाके पहले किसे टकराएगा, 3D से, और ये जाके किसे टकराएगा, 3D से। ठीक है। तो इसमें बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, इसमें क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब 2P और 3D की ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से 2P और 3D की ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से बॉन्ड क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए 2P पाई 3P पाई, 2P पाई 3D पाई में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा, 2P पाई 3D पाई का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, क्योंकि जब दोनों को पास लाओगे, इन दोनों को, इसको पास में लाओ, इसको पास में लाओ, तो इसका 2P इसके 3D से पहले ओवरलैप करेगा, 3D के बाद तब जाकर कहीं इसका बारी आएगा P का, तो मतलब इसमें 2P और 3D में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, मतलब 2P पाई और 3D पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2P पाई और 3P पाई से। आया समझ में, ये समझ में आया आपको, आया, नोट कर लीजिए, इसको डायग्राम बना लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कैसे किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ नोट भी करना आपको, नोट क्या रखना, नोट और ये याद रखना है कि जो 2P पाई और 2P पाई हो, ठीक है, और अपने पास 2P पाई और 3D पाई हो, और अपने पास 2P पाई और 3P पाई हो, और अपने पास 3P पाई और 3D पाई हो, क्या 3/3, तो इसका शेल नंबर कम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसका शेल नंबर ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। इन दोनों केस में 2P पाई 3D पाई, 2P पाई और 3D पाई और 2 पाई 3 पाई में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, देख सकते हो 2P पाई 3D पाई का ज़्यादा होता है, 2P पाई 3 पाई का ज़्यादा होता है। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, आया, नोट कर लीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, क्वेश्चंस इस पे देख लो कैसे बनता है। जैसे मान लो CO2 है और SiO2 है, ठीक है, आपको पता है कि CO2 एग्जिस्ट करता है जबकि Si2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, हमारा ये सवाल आता है। ठीक है, देखो CO2 कैसे बनाओगे, आपको पता है CO2 बचपन से बनाते आ रहे हो, CO2 ऐसे बनता है बिल्कुल, जबकि SiO2 कैसे बनता है, SiO2 SI, अगर इसको बनाओगे ऐसे बनाओगे। ठीक है, जो अपने पास जो सबसे पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड को पाई, दूसरे बॉन्ड को पाई। ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि ऑक्सीजन किस पीरियड में आता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। अब सेकेंड पीरियड में डी तो होता नहीं है, तो मतलब पाई बॉन्ड बनाना है, तो कौन से, क्योंकि सिग्मा तो छोड़ दो, सिग्मा है, हम कंपेरिजन कर रहे हैं पाई बॉन्ड की पाई बॉन्ड से, तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आता है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड वाले के पास डी नहीं होता, तो जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो क्या यूज करेगा, 2P पाई यूज करेगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड सेकेंड, क्योंकि P का यूज करेगा पाई के लिए, तो P पाई आ जाएगा। कार्बन सेकेंड पीरियड का आता है, कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में डी नहीं होता है। याद करो ना, पाई बॉन्ड कब बनता है, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग और DD ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड सेकंड, ऑक्सीजन के पास थर्ड, मतलब सेकंड पीरियड के पास डी नहीं होता। याद है कोवैलेंसी में बताया था कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनके पास डी नहीं होते, डी नहीं होता मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो P के ओवरलैपिंग से बनेगा, बिल्कुल सही। कार्बन में सेकंड पीरियड, ये भी P पाई, तो 2P पाई 2P पाई। ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड P पाई से, सिलिकॉन थर्ड, ये किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड के पास डी होता है, लेकिन सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिलिकॉन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, आउटर मोस्ट क्या है 3s2 3p2, ये 3s है और ये 3p है ना, ये s ग्राउंड ये होगा, ग्राउंड फ्लो करा दोगे, इसको ग्राउंड स्टेट करा दोगे, कितने एम्पियर दिख रहे हैं, 4 एम्पियर, कितने दिख रहे हैं 4। सिलिकॉन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो ये सिग्मा बनाया होगा, इससे सिग्मा बनाया होगा, इससे पाई बनाया होगा, इससे पाई बनाया होगा, इसे तो पहला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये पाई और ये पाई। ठीक है, तो क्या इसने सिलिकॉन ने 3D यूज किया, नहीं यूज किया, मतलब जो पाई बॉन्ड बनाएगा किसकी मदद से बनाएगा, पाई की मदद से।
तो क्या आएगा 3p पाई। अब देखो 2p पाई 2p पाई, ये 3 पाई और ये 2p पाई और ये 3p पाई। तो इसका शेल सब में क्या है, शेल नंबर देखो, शेल नंबर 22 है, इसका शेल नंबर 23 है। तो जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक। इसलिए क्या करता है ये, एग्जिस्ट। जबकि इसमें क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कार्बन में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ये इसलिए एग्जिस्ट करता है। जबकि सिलिकॉन में जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बनता है। क्या बनता है, वीक बनता है। इसलिए सिलिकॉन SiO2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में, आया। पहला क्वेश्चन नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो, मिटा दो। अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और क्वेश्चन। जैसे N2 है, N2 एग्जिस्ट करता है जबकि P2 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि P4 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सवाल आता है N2 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड, इसको बनाओ तो P ये एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 पाई होंगे इसमें, इसमें भी 1 पाई 2 पाई 2 पाई होंगे। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड के पास डी होता नहीं है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा P की वजह से बनेगा 2p पाई 2p पाई। थर्ड पीरियड के पास डी होता है, तो लिखो फास्फोरस कितना आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, है ना, है 10 5 15। ठीक है, ये 3s आ गया और ये क्या आ गया, 3p आ गया। ये s में तो 1 2 और 3, कितने फॉस्फोरस बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3। तो ये 3 बॉन्ड यूज कर रखे हैं, एक सिग्मा बनाया होगा, 2 का पाई बनाया होगा, है ना, है। क्या इसने डी यूज किया, डी यूज नहीं किया। तो मतलब जो पाई बॉन्ड बनाएगा किसकी मदद से बनाएगा, पाई मतलब p की मदद से। डी क्यों, इसमें डी तो आया नहीं, डी का काम नहीं आया, 3 अनपेयर थे, 3 बॉन्ड बना रखा है। ये बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब देखो अब ये क्या है, शेल नंबर कितना है, 2 2, इसका कितना है 3 3, इसका 3 3। तो इसका शेल नंबर कम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई। इसलिए N2 एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग होगा इसमें। पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, जबकि पाई बॉन्ड क्या होगा इसमें, वीक। क्या होगा, वीक। आ रहा समझ में, आ रहा है। अब P4 में क्या होगा, P4 में क्या होगा, इसलिए देखो फास्फोरस है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो 3 फास्फोरस के साथ क्या पाई तो बनाएगा नहीं, पाई क्या है इसमें, वीक है, तो पाई बनाएगा नहीं। तो 3 के साथ क्या बना लेगा, सिग्मा बना लेगा। क्या बना लेगा, सिग्मा बना लेगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या, इसका भी 3 बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड ले लो, 1 2 और ये 3 बन गया, इसका भी 3। ठीक है, ठीक है। इसका 1 बॉन्ड बन रखा है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गया। इसका 1 2 3, सबका 3 3 बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, 3 3 बॉन्ड। इसलिए 1 2 3 4 फास्फोरस है, इसलिए P4 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि P तो पाई तो बनाएगा नहीं ना भाई, डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि वीक बन रहा है, तो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। और एक P कितना यूज करेगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 और ये 3। तो इसलिए P फास्फोरस होता है P2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, किस में एग्जिस्ट करता है, P4 में। किस में एग्जिस्ट करता है, P4 में। आया समझ में, आया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होता है। हमने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो ऑलरेडी JEE मेंस और आपके नेट के एग्जाम में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उस टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको यहाँ तक के अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और रिवीजन करके नेक्स्ट वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।